हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने बात किया था कि हम तीन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल हमारा कंप्लीट हो गया था। बाइनोमियल में हमने थ्योरेटिकल पोर्शन भी पढ़ा और प्रैक्टिकल पोर्शन भी पढ़ा, क्योंकि वहां से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चन एग्जाम्स में आने का प्रोबेबिलिटी होता है। लेकिन अब जो दो टॉपिक है, एक है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और इसके बाद वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोनों से सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, प्रैक्टिकल नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो प्रैक्टिकल है वो बहुत हाई लेवल मैथ्स है। उतना हाई लेवल मैथ्स हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है और ना एग्जाम्स में हमारे वो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है। आज तक कभी भी किसी भी कॉलेज के किसी भी एग्जाम में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछा है। ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, कहीं से भी अगर तुम बिलोंग करते हो तो पॉइजन और नॉर्मल का थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है। ठीक है, आ जाओ। हालांकि मैं जब नोट्स मोबाइल ऐप में अपलोड करूंगा उसमें मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ फोकस करना थ्योरी में, प्रैक्टिकल अगर चाहो तो ओवरलुक करना चाहो तो एक बार ओवरलुक कर सकते हो, हालांकि कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है, देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन नाम में लिखा है पॉइजन। सर क्या ये जहर है? हाँ, ये जहर ही है। ये कॉन्सेप्ट ही जहर है। जहर क्यों है ये कॉन्सेप्ट? बिकॉज इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है ना, वो ऐसा मैथ्स दिया गया है कि वो जहर के बराबर ही है। उसको पढ़ना जहर खाने के बराबर ही है। बात समझ रहे हो? इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि ऐसा नहीं है। इसके ऑथर का नाम, जो ये जो कॉन्सेप्ट को उन्होंने जिन्होंने डेवलप किया था, उस ऑथर का नाम था हमारा साइमन डेनिस पॉइजन। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। कब आया था? 1837 में आया था। अब ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है और ये कब एप्लीकेबल होता है, पहले तो समझते हैं कि ये एप्लीकेबल कब होता है। ये एप्लीकेबल तब होता है जब किसी इवेंट के होने का चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। मतलब तुम बताओ, एक बिजी रोड है, ठीक है, बिजी रोड है, कंटिन्यूसली गाड़ी आना जाना कर रहा है, हर मिनट हजारों गाड़ियां जा रही है, दिन भर में 1 करोड़ से ऊपर गाड़ी क्रॉस हो रही है। ठीक है, एक बिजी क्रॉसिंग है, उस क्रॉसिंग से 1 करोड़ से ऊपर गाड़ियां दिन में क्रॉस हो जाती है, इतनी बिजी क्रॉसिंग है। उस क्रॉसिंग में एक्सीडेंट होने का क्या प्रोबेबिलिटी? उस वहां पर किसी गाड़ी के एक्सीडेंट होने या ना होने का क्या प्रोबेबिलिटी? बहुत ही नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है। चलो दिन में एक भी हुआ तो 1 करोड़ गाड़ी में एक, इसका मतलब 1% तो छोड़ो, 0.0000001% आता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो? तो प्रोबेबिलिटी जब किसी इवेंट के होने या ना होने का चांसेस इतना कम हो, एक बुक है 1000 पेज का, उसमें टाइपिंग मिस्टेक का प्रोबेबिलिटी, उसमें एक पेज में 100 वर्ड्स हैं, 100 से भी ज्यादा होते हैं इनफैक्ट, एक पेज में 1000, एक पेज में 500 वर्ड्स हैं, एक पेज में 500 वर्ड्स पर पेज और 1000 पेजेस, मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल कितना वर्ड्स हो गया? 1000 इंटू 500, 5 लाख वर्ड हो गया। अब इसमें टाइपिंग मिस्टेक होने का प्रोबेबिलिटी, एक बुक में टोटल अगर 5 टाइपिंग मिस्टेक भी है, तब भी अगर तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो 0.0001% से भी कम आता है। बात समझ रहे हो? तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल तभी होता है जब किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली लो हो। एक्सट्रीमली लो मतलब इतना कम है, मतलब उसको हम नॉर्मली परसेंटेज में मेजर ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी इतना कम है। बात समझ रहे हो? तो उस केस में एप्लीकेबल होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आओ पढ़ते हैं हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज अनदर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज वाइडली यूज्ड इन both the physical and social science to find out the theoretical frequency of different rare event, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, ऑफ द केसेस वेयर p इज वेरी स्मॉल,
Q इज नॉट नोन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग तो बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग हमें नहीं पता। जैसे हम बाइनोमियल में करते थे ना, इसके पहले वाले क्लास में पढ़े थे, P और Q दोनों निकालते थे। P का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ अ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम बोलते थे, और Q का मतलब था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो वैसे ही P तो हमें पता नहीं, P इज वेरी स्मॉल, और Q का हमें कुछ पता नहीं। N इज इनडेफिनेटली लार्ज, जो सैंपल साइज है वो बहुत बड़ा है। जैसे अभी 5 लाख वर्ड्स थे, एक पर्टिकुलर क्रॉसिंग में 1 करोड़ गाड़ियां क्रॉस हो रही है डेली, तो ये एन का मतलब हो गया जो साइज है वो बहुत लार्ज है, 1 करोड़ गाड़ियां, 5 लाख वर्ड्स, एंड एनपी और मीन रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। एग्जाम्पल ऑफ सच रेयर इवेंट, कुछ एग्जाम्पल्स है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के जहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता है। पहला, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ यूनिट, एक यूनिट में कितने बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं और उनका काउंटिंग इम्पॉसिबल होता है, नियर टू इम्पॉसिबल, समझ रहे हो। तो बैक्टीरिया एक यूनिट में कितने। द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल प्रोड्यूस बाय हाई क्वालिटी मशीन, एक हाई क्वालिटी मशीन है जो एक दिन में मान लो 5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करता है, बताओ उसमें से डिफेक्टिव यूनिट प्रोड्यूस होने का क्या चांसेस है। बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस है, क्योंकि मशीन बहुत हाई क्वालिटी है। ठीक है, द नंबर ऑफ एक्सीडेंटल डेथ बाय फॉलिंग फ्रॉम अ रूफ, इंडिया में कितने लोगों का डेथ, कितना क्या चांसेस है कि तुम्हारा छत से गिरकर मौत हो जाएगा, क्या चांसेस है तुम्हारे जीवन काल में, तुम्हारे मरने का चांसेस, छत से गिरकर मरने का चांसेस क्या है, समझ रहे हो। क्या तुम निकाल सकते हो, सर मैं तो छत से गिर के मरूंगा कि नहीं मरूंगा वो भी नहीं पता, हो सकता है सर मैं एक्सीडेंट में मरूं, हो सकता है सर मुझे कोई डिजीज और मैं मरूं, हो सकता है कोई और तरीके से मरूं। मैं पूछ रहा हूं सिर्फ स्पेसिफिकली छत से गिर के मरने का क्या प्रोबेबिलिटी है, निकालना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइपोलॉजिकल मिस्टेक पर पेज इन टाइप्ड पेज रनिंग अप टू मेनी पेजेस, एक बुक है जिसमें तुम्हें मिस्टेक निकालना है, टाइपिकल मिस्टेक निकालना है। द नंबर ऑफ डेथ पर डे इन अ प्लेस इन 1 ईयर बाय अ डिजीज, एक पर्टिकुलर डिजीज से कितने लोगों का मौत हुआ एक साल में, उसका परसेंटेज निकालना है। ये सब रेयर इवेंट होते हैं। ठीक है, रेयर इवेंट मतलब इनका होने का प्रोबेबिलिटी जो होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही ज्यादा कम होता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी तो है लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरेंस वो हम निकाल ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस केसेस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल करते हैं। द अबव फिनोमेना आर रेयर इन द सेंस दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर हैपनिंग आर वेरी स्मॉल, बिसाइड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ सच इवेंट आर आल्सो नॉट नोन, वो नहीं होगा उसका हमें पता नहीं, होगा उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, वी डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल डिड नॉट डाई बाय एक्सीडेंटली फॉलिंग फ्रॉम द रूफ, कितने लोग नहीं मरे वो हमें पता ही नहीं, कितने लोग रूप से गिर के मरे और कितने लोग गिरकर नहीं मरे, तभी तो प्रोबेबिलिटी निकलेगा, तो वो तो हमें पता ही नहीं कितने लोग गिर के नहीं मरे। ठीक है, तो इस प्रकार के केसेस में हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। ठीक है, आ जाओ आगे। इन व्यू ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी इफ सच एन इवेंट cited as above, the theory is otherwise known as law of improbable event, इसका एक और नाम क्या है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, लॉ ऑफ इम्प्रोबेबल इवेंट। और किसने दिया था इसको, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, सिमन डेनिस पॉइजन। कब से कब तक था वो जिंदा, 1781 से लेकर 1840 तक, और ये कॉन्सेप्ट उसने कब दिया था, 1837 में, मतलब 200 साल से भी ऊपर हो चुका है, 200 साल अप्रॉक्स हो गया है। ठीक है, ऊपर तो नहीं, 200 साल अप्रॉक्स, हाँ 200 से तो ऊपर ही हो गया है, अप्रॉक्स 200 ईयर्स हम लोग लिख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट आए को, एंड इट इज देयर फॉर वाइडली नेम्ड आफ्टर हिज नेम एज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है बात, ठीक है, चले आगे। यस सर, हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इसीलिए थ्योरी में जो कुछ पॉसिबल है मैं सब पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में बी, इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉइंट में नहीं हो सकता, प्रिंटिंग मिस्टेक या तो होगा या तो नहीं होगा। क्या 1.5 प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, नहीं, या तो एक होगा या तो दो होगा या तो तीन होगा या तो चार होगा। ठीक है,
It is applicable to problem where in the probability of happening of an event P is very small. जहां पर इवेंट के होने का चांसेस बहुत कम है और नहीं होने का चांसेस हमें पता ही नहीं है. ठीक है, होने का चांसेस तो एक्सट्रीमली लो है, नहीं होने का चांसेस हमें पता ही नहीं है. ठीक है, उसके बाद इट हैज अ सिंगल पैरामीटर मीन with which only all the possible probability of Poisson distribution can be easily obtained. ये नॉर्मली जब तुम प्रैक्टिकल पढ़ने जाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा ये दोनों पॉइंट कि P का वैल्यू क्या होता है. अच्छा, ये तुम्हें समझ में आएगा. N इनफाइनाइट होता है. N मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो होता है वो इनफाइनाइट. जैसे एक एरिया में, एक पर्टिकुलर बिजी एरिया में जो गाड़ी में बोला कितना गाड़ी क्रॉस हो रहा है, 1 करोड़ गाड़ी क्रॉस हो रहा है, तो N का वैल्यू हो जाएगा 1 करोड़. P का मतलब जीरो. P है जीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट जीरो, एंड M इज फाइनाइट. ठीक है, चलो आगे. एजम्पशन, कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा हमें. द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एनी अदर इवेंट. एक अगर इवेंट हो गया इसका मतलब ये किसी और इवेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा. तुम बताओ, एक बिजी चौराहे पर या चौक पर गाड़ियां क्रॉस हो रही है, दिन में 1 करोड़ गाड़ियां क्रॉस हो रही है. क्या सुबह 10 बजे एक एक्सीडेंट हो गया इसका मतलब क्या दिन भर में और एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, क्या उसके ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? क्या 10 बजे एक एक्सीडेंट होने का इंपैक्ट क्या आने वाले एक्सीडेंट्स पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं. तो हम मानकर चलते हैं यही कि किसी एक इवेंट के होने या न होने का इंपैक्ट किसी और इवेंट पर नहीं पड़ेगा. जैसे कोई एक इंसान छत से गिरकर मर गया, तो क्या वो छत से गिरकर मर गया तो जरूरी है कोई और छत से गिरकर नहीं मरेगा? ऐसा नहीं है. क्या दोनों आपस में लिंक्ड है? कोई लिंक नहीं है. ठीक है, तो दो इवेंट आपस में लिंक्ड नहीं है. द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ एनी अदर इवेंट. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ मोर देन वन इवेंट इज वेरी स्मॉल, इंटरवल इज नेग्लिजिबल. एक पर्टिकुलर इंटरवल में एक इवेंट बार बार होगा उसका चांसेस बहुत कम है. तुम बताओ, एक ही दिन में एक एरिया में छत से गिरकर मरने के लोगों का संख्या कितना हो सकता है? एक होगा. क्या दोबारा सेम इवेंट हो पाएगा इमीडिएटली? क्या उसका चांसेस है? ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन उसका चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है? वेरी नेग्लिजिबल. ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल और फॉर अ शॉर्ट स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द टाइम इंटरवल, द स्पेस इंटरवल एज द केस मे बी. ये पॉइंट को तुम स्किप कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल से रिलेटेड है. तो एजम्पशन में दो ही एजम्पशन पढ़ो. एक तो एक इवेंट के होने या ना होने का इंपैक्ट किसी और इवेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा, और दूसरा द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मोर देन वन इवेंट इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. एक छोटे से टाइम पीरियड में एक इवेंट बार बार होगा उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. ठीक है, चले आगे. यस सर. यूजफुलनेस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक बार रीड करना है बस. कहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल होता है, कुछ पॉइंट्स मैंने नीचे लिख कर दिए हैं कहां कहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज होता है. तुम्हें बहुत बार एग्जाम में पूछेगा 3 मार्क के क्वेश्चन में, एक्सप्लेन या राइट वेयर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड इन रियल लाइफ. रियल लाइफ में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर यूज होता है. ठीक है, तो उसका मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिया है. ठीक है, जैसे कि पहला, it is used in the field of physics to find out number of particles emitted from a radioactive substance. It is used in biology to count the number of bacteria in a unit cell. It is used in statistical quality control to count the number of defects with a product. It is used in insurance problem to determine number of casualties. कितने लोग मरेंगे कितने लोग नहीं मरेंगे एक्सीडेंट से, ये है इंश्योरेंस कंपनी निकालता है. इट इज यूज इन क्यूइंग प्रॉब्लम टू ascertain the number of incoming customers. It is used in transport and assignment problem to count the number of traffic arrivals. तो तुम क्या याद रखोगे, तुम कोई भी 5 ठो याद रखो. ठीक है, मैं मार्किंग कर दूं. एक ये याद रख लेना, इजी है. 2 3 4, ये 4 तो याद रख लो, चारों इजी है. और एक तो हार्ट अटैक वाला प्रॉब्लम था, कहाँ गया, ये रहा. इट इज यूज द काउंट ऑफ नंबर ऑफ सुसाइड reported in a particular day or number of casualty due to a rare disease such as heart attack, cancer, snake bite etc. ये लिख सकते हो तुम. ठीक है, टेलीफोन ऑफिस में भी हो सकता है. बाकी और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तुम 5 कोई भी 5 याद रख लो. मैंने 12 ठो लिख कर दिया है, कोई भी 5 याद रखोगे मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि 3 मार्क्स से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से ऊपर का क्वेश्चन आएगा नहीं.
और 2-3 मार्क में 5 एग्जाम्पल लिख दो, मोर देन सफिशिएंट होता है। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल याद रख लो। हालांकि यहाँ 12 दिए हुए हैं, कोई भी 5 याद रख लेना। पहला 4 और ये सबसे इजी वाला है, बाकी भी तुम चाहो तो याद रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। क्लियर है बात? तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और हमारा थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।